अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बाबंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनके टेबल के पास आई। माफ़ कीजिए, परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियाँ रखी हैं। उन्होंने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वे हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सकें। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेवेन्यू होटल, कॉकवार्थ। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, परंतु वर्नन अंकल ने उसके बड़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नन अंकल बोले, और जल्दी से खड़े होकर वे पीछे पीछे डाइनिंग रूम से बाहर गए। डियर, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चलें? पेटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे वर्नन अंकल ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वर्नन अंकल क्या चाहते थे ये उनमें से कोई नहीं जानता था। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, अपना सिर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और एक बार फिर चल पड़े। यही हाल ही में जुते एक खेत के बीच एक झूला पुल और बीचों बीच एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? डडली ने पेटूनिया आंटी से देर शाम को ढीली आवाज़ में पूछा। वर्नन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और उन सभी को उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली झींक रहा था। आज सोमवार है, वे अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हम्बर्टो, आज रात होने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पर ठहरना चाहता हूँ जहाँ टेलीविज़न हो। सोमवार, यह सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था और टेलीविज़न के कारण डडली सप्ताह के दिनों के बारे में आम तौर पर गलती नहीं हो सकती थी। डडली से सप्ताह के दिनों के बारे में आम तौर पर कोई गलती नहीं हो सकती थी। यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे ख़ास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डर्सली परिवार ने उसे कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और वर्नन अंकल ने कि एक जोड़ी पुराने मोजे भी। फिर भी कोई रोज़ रोज़ तो 11 साल का नहीं होता है। वर्नन अंकल वापस लौट आए थे और अब वे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पेटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद कर लाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर आ जाओ। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नन अंकल समुद्र के काफ़ी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी, वहाँ कोई टेलीविज़न नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा। और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपने नाव उधार दे दी है। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उसके पास आया। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया जो नीचे स्लेटी भूरे पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का कोई सामान मैंने ले लिया है, वर्नन अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से नीचे उतर रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वे उस चट्टान तक पहुँचे जहाँ से वर्नन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी और अंगीठी सीली व खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। वर्नन अंकल ने खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू की चिप्स का एक पैकेट ही था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, पर चिप्स के खाली पैकेट से धुआं निकालकर ही सिकुड़ गए। ऐसे समय वे चिट्ठियाँ होती तो मज़ा आ जाता, है ना? वे खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियाँ पहुँचाने कोई यहाँ तक नहीं आ सकता। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था, हालांकि इस विचार से उसे ज़रा भी खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों ओर गरजने लगा। ऊंची लहरों पर बौछारें झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पेटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सीले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया कि वे फर्श पर सबसे नर्म जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा फटे कंबल के नीचे दुबक कर सो जाए।
जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सकता था, वो कांप रहा था, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाज़ में दब गए जो आधी रात के करीब शुरू हुआ था। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते हुए डायल दिख रहा था कि 10 मिनट बाद वह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा और देखता रहा कि उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा है। वह सोच रहा था कि डर्सली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा और यह भी कि चिट्ठियाँ लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर से किसी चीज़ के चरमराने की आवाज़ आई। उसे डर लग रहा था कि कहीं छत टूटकर न गिर जाए। हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्रिवेट ड्राइव के घर में अब इतनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी हो गई होंगी कि जब वे वापस लौटेंगे तो वह किसी तरह से एक चिट्ठी चुराने में सफल हो जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या ये समुद्र की आवाज़ थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रहा था? और 2 मिनट बचे थे। ये अजीब सी चटकने वाली आवाज़ कैसी थी? कोई चट्टान समुद्र में गिर रही थी। 1 मिनट बचा था और फिर वह 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चढ़ाने के लिए। 3, 2, 1, भड़ाम! पूरी झोपड़ी हिल गई और हैरी उठकर सीधा बैठ गया और दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा था।